बहन को चाहिए पुरुष आयोग, भैया को चाहिए पुरुष आयोग, अम्मा को चाहिए पुरुष आयोग, बाबा को चाहिए पुरुष आयोग, हम सबको चाहिए पुरुष आयोग। लेके रहेंगे पुरुष आयोग, लेके रहेंगे पुरुष आयोग। हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग। जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, जस्टिस फॉर सभी पुरुषों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो अतुल सुभाष हो, चाहे स्वरूप राज हो, चाहे पुनीत खुराना हो। नामों की लिस्ट लंबी है, सभी पुरुषों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी मांग करने के लिए हम जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। भाइयों, हमारे देश में सबसे बड़े खामी क्या है? 1970 में एक नानावटी का जजमेंट आ गया, उसके बाद ये फेमिनिस्टों ने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया और इस देश में बहुत अच्छी सिस्टम चल रही थी ट्रायल बाय जूरी, उसको हटा दिया। जब से ट्रायल बाय जूरी हटा दी तब से कोर्टों में अंधाधुंधी मच गई है। हमें सबसे पहले ट्रायल बाय जूरी को वापस लाना है। दूसरा, सबसे पहले हमारे जजों को और पुलिस को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो गलत दी जा रही है। ट्रेनिंग कौन देती है? रंजना कुमारी दे रही है, इंदिरा जयसिंह दे रही है, अपर्णा भट्ट दे रही है, जो खुद एक फेमिनिस्ट लॉयर्स है। अब इनके ट्रेनिंग देने से क्या सिखाया जाता है कि हमेशा पीड़िता महिला होती है। और पीड़िता महिला कौन महिला होती है? जो बहू होती है। सास और नंद कभी पीड़िता नहीं होती। हमारी बुजुर्ग माओं को और बहनों को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ बहू को ही इंसाफ मिलेगा। ये तंत्र कब तक चलेगा? अगर महिलाओं को ही न्याय देना है तो हमारी माँ और बहनों ने कौन सा अपराध और गुनाह किया कि उनको इंसाफ नहीं मिले? तो ये सिस्टम चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले पुलिस और न्याय तंत्र में जो ट्रेनिंग हो रही है वो चेंज करनी है। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से इल्तिजा करता हूं कि वो सबसे पहले एक जांच करे कि ये ट्रेनिंग क्या दी जा रही है, कौन ट्रेनिंग दी जा रही है, और जो कंसर्न पार्टीज है, फेमिनिस्ट है, फेमिनाजीज है, उनको ट्रेनिंग से हटा दे और ट्रेनिंग कर देने के लिए भारत में बहुत काबिल व्यक्ति है, उनसे ट्रेनिंग दे, हमारे पुलिस वालों को और जजों की। तब हमारे यहाँ जो अतुल सुभाष हो रहे, पुनीत खुराना हो रहे, स्वरूप राज हो रहे, मानव हो रहे और अनगिनत हमारे भाई जो आज आत्महत्या कर रहे हैं, वो तब नहीं होगा जब हमारे पुलिस और जजों का बेसिक ट्रेनिंग ये होगा। क्राइम हैज नो जेंडर, अपराध का कोई लिंग नहीं, अपराध का कोई नाता नहीं, क्राइम हैज नो रिलेशन। जब ये सिस्टम आएगी तो सबको न्याय मिलेगा। और ये लाने के लिए आज हम जंतर मंतर पे, भले आज हम संख्या कम है, लेकिन हम ये आज एक दिन इसका सैलाब संसद तक जाएगा, मोदी जी के पास भी जाएगा, चीफ जस्टिस के पास जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, हमारी सारी बहनें और माताएं भी हमारे साथ आएगी और उस सैलाब के आगे आंधी में सिस्टम बदल के रहेंगे। हमारी कोई व्यक्ति विशेष से या हमारी कोई महिला विरोधी लड़ाई नहीं है, हमारी उस सिस्टम से लड़ाई है जो भेदभाव कर रही है। क्या हमारी माता, हमारी बहनें, ये क्या हम महिलाएं नहीं है? उनको कौन सा इंसाफ है? इंसाफ तो सिर्फ बहू को है। तो इसके लिए मैं सबको एक विनती करता हूं कि हम उन्हें रिप्रेजेंटेशन जो लिखा है मेमोरेंडम सब साइन करें और हम भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री और गृह मंत्री से करें सिस्टम में अमूलाग्र, और देयर शुड बी complete overhauling of systems and reforms in the system. If the government fails and if the judiciary doesn't become gender neutral, then there would be greater agitation. Justice is due. आज हम यहाँ फिर से पुनः एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर पे। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता हमारे भाइयों को। ये लड़ाई चलती रहेगी। ये लड़ाई जंतर मंतर से संसद तक भी पहुंचाना हमारे ही ड्यूटी है। सिस्टम की ओवरहॉलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बायसनेस बहुत सिस्टम में है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो। सभी के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सभी के अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, सभी की जवाबदेही की ज़रूरत है। अदरवाइज इस देश के अनमोल हीरे जो पुरुष हैं उनकी आत्महत्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो सिस्टम से थक हार के टूट के मरने को लाचार हो रहे हैं। मैं आज फिर से यहाँ पर खड़े होकर के इस आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठा रही हूँ और आखिरी सांस तक उठाती रहूंगी जब तक जस्टिस नहीं मिलेगी। जस्टिस फॉर ऑल मेन बहुत ज़रूरी है। भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे
खत्म किया जाए। इस न्याय अन्याय के खिलाफ हम सबको आवाज उठानी होगी और हम लगातार उठा रहे हैं। जो जुडिशरी है उसमें मेरा एक प्रस्ताव है जिसके ऊपर अभी मैंने हाल में ही एक आर्टिकल भी लिखा है। वो ये प्रस्ताव है कि जितने भी जजेस हैं वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। जो यहाँ फैमिली कोर्ट के जजेस हैं, आज वो कोर्ट सिविल केसेस देख रहा होता है, कल वो फैमिली केसेस, परसों वो क्रिमिनल केसेस। तो ये बंद होना चाहिए। बहुत ट्रेंड जजेस ही यहाँ पर आने चाहिए और सोसाइटी से कुछ मेंबर्स भी होने चाहिए वहाँ पे एज रिप्रेजेंटेटिव, जिससे कि पुरुष की जो हैरेसमेंट है और उसकी फैमिली की हैरेसमेंट है वो खत्म हो, माएँ और बहनों को भी इंसाफ मिले। महिलाएं तो वो भी हैं, 1:2 का रेशियो है, लेकिन माएँ और बहनों को कोर्ट तक घसीटा जाता है, उन्हें जलील किया जाता है, उन्हें हैरेस किया जाता है। कई ऐसे केसेस में माएँ और बहनें भी मर गई, आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई। इसे रोकना होगा। ये विमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। अगर आप माँ और बहनें की बात नहीं सुन रही, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। हमें पुरजोर तरीके से संगठित रूप से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। देखिए, आप लोग कई लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई पुरुष आयोग क्यों नहीं बन रहा। कई सालों से हम लोग लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश है और आज भी, पिछले हफ्ते भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था, आज भी हुआ है। मुश्किल से 100 लोग यहाँ आए हुए हैं। तो 150 करोड़ की आबादी में अगर 100 लोग आपकी आवाज़ उठाएंगे तो पुरुष आयोग कभी नहीं बनेगा। जिस दिन इस जंतर मंतर पे 1 लाख लोग आ जाएंगे, उसके अगले दिन सरकार पुरुष आयोग बना देगी। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो आप लोग ऑनलाइन बैठ के पूछते हैं कि पुरुष आयोग क्यों नहीं बनेगा, आप लोग सड़क पे उतरिए, अपने अपने शहरों में उतरिए, इसके लिए आवाज़ उठाइए। जिस दिन आपकी आवाज़ में इतनी ताकत होगी तो ये सरकार अपने आप पुरुष आयोग बना देगी। आपको इसके लिए किसी के सामने हाथ जोड़ने की या गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन इस जंतर मंतर पे 1 लाख लोग आ जाएंगे और डिमांड करेंगे कि हमें जेंडर न्यूट्रल लॉ चाहिए, हमें पुरुष आयोग चाहिए, उसके अगले दिन जेंडर न्यूट्रल लॉ हमारी सोसाइटी में बन जाएगा, उसके अगले दिन पुरुष आयोग बन जाएगा। इसीलिए हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि लाखों लोग पीड़ित हैं, लेकिन जब आंदोलन की बात आती है तो शायद कुछ जो चुनिंदे लोग होते हैं, 100-50 लोग, वही आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 150 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ पुरुषों की लड़ाई 150 लोग नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं आप सबसे यही करूंगा, जब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है, चाहे कहीं भी हो रहा है, तो कृपया उस प्रोटेस्ट में आइए, आप सब भाग लीजिए। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपकी मांग पे ना कोई सुनेगा, ना कोई विचार होगी। तो गलती हमारे अंदर है। हम इसीलिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी ऐसा प्रोटेस्ट हो तो आप सब लोग आइए और उसमें अपनी आवाज़ उठाइए। थैंक यू। माय नेम इज़ विकास मोदी, ब्रदर ऑफ अतुल सुभाष। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस देश में जो जुडिशरी चल रही है उसके बारे में। जुडिशरी को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा जो है वो मैंने पर्टिकुलरली रीता कौशिक के कोर्ट में क्या होता है और रीता कौशिक जी क्या करती हैं, इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा। दूसरा मैंने हिस्सा बांटा है सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आ रहे हैं इनके ऊपर। और तीसरा जो मैंने बांटा है वो अदर्स के कैटेगरी में बांटा है। तो मैं रीता कौशिक से स्टार्ट करता हूँ। रीता कौशिक के जो कोर्ट हैं उसमें जो कोर्ट रूम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अगर कोई लोग डिमांड करता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो अलाउ नहीं की जाती है उनके द्वारा। चाइल्ड को सेपरेट रखा जाता है एक फादर से। चाइल्ड को दिखाने के लिए विजिटेशन राइट के लिए अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है तो वो रीता कौशिक जो है उस पर वो ध्यान नहीं देती है। वो कहती हैं कि जी नहीं, फादर को क्या हक है बच्चे से मिलने का। रजनीश वर्सेस नेहा, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि इसको फॉलो करना है एफिडेविट को। अगर कोई लड़की गलत एफिडेविट भी फाइल करती है, जैसा मेरे भाई के केस में हुआ, तो उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है, जबकि वो एक एफिडेविट है। एफिडेविट मतलब आप सत्यापन दे रहे हो कि ये चीज़ें सच है, बट वो अगर गलत फाइल कर रही है तो भी उस केस में कुछ नहीं होता उनको। और रजनीश वर्सेस नेहा का जो डायरेक्शंस है वो भी फॉलो नहीं किया जाता इनके कोर्ट में। अगर कोई लड़की फेक केसेस फाइल करती है, जैसे मेरे भाई के केस में 302 का केसेस फाइल कर दिया गया, जो कि उसके फादर डेथ किए थे 2019 में ड्यू टू हार्ट अटैक। और वो हार्ट अटैक का जो रीज़न था वो ऐसा था कि वो 10 साल से एम्स में इलाज चल रहा था और एम्स के डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया था कि ये जो हैं वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले हैं। और वो 2021 में जाके 302 का केस जो है उन्होंने वो फाइल किया और उसमें फिर कोर्ट में जाके उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो है वो हार्ट का इलाज जो है वो चल रहा था इनका और इसी वजह से उनकी डेथ हुई थी। जो वो केसेस 302 मेरे भाई के ऊपर लगा दिया गया। उसके बाद उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया गया वो केस को, बिकॉज वो जानती थी कि इस केस में ये जो सेक्शंस हैं इसमें हमें कुछ नहीं हो पाएगा।
पाएगा, तो विड्रॉ करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो चीज़ें चल रही है ये वकीलों के द्वारा की जाती है। वकील जो उनको समझाते हैं वो उस तरह से चीज़ें करते हैं, लेकिन वकीलों के ऊपर भी कोई कानून नहीं है जो उनके ऊपर अप्लाई होता है कि अगर वो फेक केसेस डाल रहे हैं तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाए। या फिर जो लड़की फेक केसेस डाल के उस लड़के को हरास कर रही है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, या मनी एक्सटॉर्ट करने की बात हो रही हो, फिर भी उसके ऊपर कोई केसेस, फिर भी कोई एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया जाता अगर वो विड्रॉ कर लेती है। फिर भी जो रीता कौशिक है, उनके चेयर के ठीक बगल में पेशकार माधव जो है वो बैठता है। वो माधव जी जो है वो नेक्स्ट हियरिंग का जो डेट है वो डेट डिसाइड करने के लिए 20 रुपये से लेके 1000 रुपये तक लोगों से लेते हैं। लेकिन वो जज के सामने में सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जज ही करप्ट है जो मेरे भाई से 5 लाख रुपये का डिमांड करती है कि उस केस को सेटल करने के लिए वो 5 लाख रुपये देंगे तो वो केस सेटल करेंगे। अदरवाइज उन्होंने कहा था कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हम कोर्ट में घसीटते रहेंगे इसी तरह अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो। वो कोर्ट रूम में कहती हैं कि जो वाइफ है उसकी निकिता सिंघानिया, वो कहती हैं कि ये 3 करोड़ रुपए सेटलमेंट अमाउंट चाहिए उनको, वो सेटलमेंट जो है वो 3 करोड़ रुपए में करेंगी। तो मेरे भाई ने बोला कि 3 करोड़ रुपए तो मैडम हमारे पास तो है नहीं जो मैं दे पाऊँगा, आप जो है वो मेरिट के ऊपर जो है वो डिसाइड कीजिए केस को। तो उन्होंने निकिता सिंघानिया को बाहर भेज के बोलती हैं कि वो 5 लाख रुपए घूस दो, फिर मैं इस केस को सेटल करती हूँ, देखती हूँ कि कितना क्या हो सकता है। और अदरवाइज़ जो है वो तुम और तुम्हारे फैमिली वाले जो हैं वो इसी तरह कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैम कि मेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप तुम्हारे पास होंगे तभी तो तुम्हारी वाइफ जो है वो कह रही है कि 3 करोड़ रुपए देने के लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रीता कौशिक के कोर्ट रूम में होती हैं। और अगर करप्शन की बात मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है, इसके लिए हमारे देश में एंटी करप्शन बॉडी है। जो एंटी करप्शन बॉडी का काम है करप्शन को देखना जो लीगल सिस्टम में और बाकी जगह हो रहे हैं, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर तरीके से हमारे देश में पता चलता है कि करप्शन में वो कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमारे टैक्स के पैसे से वो एंटी करप्शन बॉडी भी चल रही है सिर्फ। जो और भी करप्शन देखने की जो चीज़ें हैं, जैसे किसी भी जज का इनकम देखा जाए कि क्या है इनकम, और एसेट्स उनके देखे जाएँ कि उनके एसेट्स कितने हैं, तो भी पता लगाया जा सकता है कि क्या करप्शन है या नहीं है। अगर देश में किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई एजेंसीज लग जाती है तो वो सारा चिट्ठा खोल लेती है, तो जजेस के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता, क्यों जजेस के ऊपर जो है वो कानून क्यों नहीं लागू होता। दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें रिसेंटली जो जजमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने एडल्ट्री को ओके कह दिया गया है। मेंटेनेंस जो है वो अगर कोई दूसरे का बच्चा है उसके लिए भी मेंटेनेंस जो है वो हमें देना है। अगर लड़की जो है वो एक हस्बैंड से हट के दूसरे हस्बैंड से भी मेंटेनेंस का डिमांड करिए तो दोनों हस्बैंडों को जो है वो मेंटेनेंस का पैसा देना है। ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं वो रिसेंटली आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में अगर जस्टिस जो हैं उनका अगर माइंडसेट ही ऐसा हो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहती हैं कि हमारे लिए सहानुभूति बहुत होती है लड़कियों के लिए अगर वो महिला जो है वो वर्किंग एम्प्लॉयड है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस जस्टिस के कोर्ट रूम में जाके अगर किसी मेन का केस आए तो वो उसमें जजमेंट क्या आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट्स हैं उस पर ये विचार करने की बात है। अब मैं पॉलिटिक्स के ऊपर आता हूँ। पॉलिटिक्स में NCRB का जो डेटा है वो ये कहता है कि सुसाइड की रेशियो बहुत ज़्यादा है देश में मेन का आफ्टर मैरिज, बट इसके ऊपर भी कोई कानून आज तक नहीं बन पाया। सुप्रीम कोर्ट का डेटा है कि 98% जो केसेस हैं वो फेक केसेस है 498 के। तो जब 98% फेक केसेस हैं वो अगेंस्ट मेन है, लेकिन 98% वालों के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन 2% जो रियल केस है उनके लिए सारे कानून से अवेलेबल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। प्राइमा फेसी एविडेंसेस जो है वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं पुलिस में भी, पुलिस स्टेशन पे भी, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो है वो जाके वो लड़कियां जो है ये बोल दी कि हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है, तो उसी के बेसिस पे वो FIR लॉन्च कर लेते हैं। जब हम एविडेंस दिखाने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो कोर्ट में दिखाना चाहिए, यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइमा फेसी एविडेंस जो है वो चेक भी नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ FIR लॉन्च कर दी जाती है और हैरास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जुडिशरी और पॉलिटिक्स से अगर चीज़ों को देखा जाए तो टैक्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मेन, आज के डेट में 70% ऐसे मेन है जो टैक्स दे रहे हैं, 30% जो है वो महिलाएं दे रही हैं। तो अगर इक्वलिटी की बात है तो इक्वलिटी में क्यों हमारा देश जो है वो ये रिजर्वेशन जो है वो लेके आ रहे हैं। वो कोचेज़ जो है मेट्रो में जो है वो कोचेज़ लेडीज़ों के लिए है, बसेज़ में सीट्स फ्री जो है वो रिज़र्व कर दी गई हैं लेडीज़ों के लिए। तो इक्वलिटी कहाँ है? इक्वलिटी ये
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो नारा है आज के देश में, आज की डेट में ऐसा हो गया है कि बेटा बचाओ के नारे लग रहे हैं, फिर भी इस देश में जो हमारी बात है वो सुनने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि हम तो मैंने और हम हरास हो सकते हैं। हम उषा बरनवाल है और मेरा बेटा निशांत बरनवाल, जिनकी मौत सितंबर में जिनकी संदिग्ध मौत हो गई, और उनकी बहू जो थी उन्होंने कहा कि सुसाइड कर ली, लेकिन ये सुसाइड नहीं था और इसका प्रमाण हमारे पास है। पहले तो हम लोग समझ नहीं पाए, पूरा परिवार गम में था, लेकिन 4-5 दिन रहने के बाद जब मेरे बेटे का मोबाइल से हम लोगों ने वीडियोज़ देखे तो देख के दंग रह गए। कितनी लड़ाई, इतना हरासमेंट वो कर रही थी, और वो जून से कर रही थी, लेकिन 6-7 वीडियो जो आए उसी को हम लोगों ने देखा। और रोड पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें हम लोगों ने देखा कि निशांत की पत्नी गार्ड के साथ मिलकर उसका हाथ और पैर पकड़कर उसे कमरे से हाल से सीढ़ी पर ले आई, और सीढ़ी पर लाने के बाद ज़मीन में वैसे ही लिटा दिया जैसे कोई सामान हो। उसको डेथ के बाद एक कफन का कपड़ा तक नहीं दी, और पुलिस वाले वहीं से उठाकर ले गए। क्या पुलिस का ये न्याय संगत काम था? सुसाइड होता है या संदिग्ध मौत होती है तो कमरे में जाकर जांच की जाती है, उस कमरे को सील किया जाता है, पूछताछ की जाती है। सारी रात बस यही दोनों वाइफ हस्बैंड थे। क्या हुआ था इसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन पुलिस वालों ने कोई जांच नहीं किया और वहाँ से उठाकर उसको गाड़ी में डाल दिए। हम लोग बगल में ही थे, छतरपुर दिल्ली, वहाँ पर इन लोगों ने फ़ोन नहीं किया। जब मैंने पूछा तो निधि गुप्ता ने बताया कि सुसाइड कर लिए, और ना कोई गम था, ना कोई चेहरे पर कोई दुख था, बल्कि निशांत की मौत से बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। और घर पर उन लोगों ने आने नहीं दिया। पुलिस ने कहा कि आप हॉस्पिटल में आइए। हॉस्पिटल में जब गई तो मेरा बेटा स्ट्रेचर पर अकेला पड़ा हुआ था, और निधि गुप्ता जो उसकी वाइफ थी वो पुलिस की गाड़ी के पास इत्मीनान से खड़ी थी। मेरा तो हृदय देखकर चित्कार कर उठा, ये क्या हो गया। लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा आज भी मेरे पास सबूत है कि उस औरत को जरा भी गम नहीं है। उसने मारा है, किसी के साथ मिलकर मारे या अकेले मारे, ये पूछताछ करने के लिए हम लोग 2.5 महीने तक थाने में दौड़ लगाते रह गए। FIR नहीं हुआ, पुलिस ने सुनवाई नहीं की। क्यों नहीं की? ये तो सारा समाज जानता है कि आजकल सिर्फ पैसे का दौड़ है। कहीं भी जाओ सिर्फ पैसा, कहीं भी जाओ सिर्फ पैसा। पैसे के आगे ना पुलिस है, ना कोर्ट है, ना कचहरी है, सब जगह बस पैसे की पूछ है। किसी का बेटा चला जाए, ये सिर्फ माँ जानती कि वो धन क्या होता है, उसका परिवार जानता कि ये धन क्या होता है, लेकिन पुलिस वालों को क्या है? उनका बेटा, उनका परिवार अपने घर में चैन की नींद सो रहा है, ये कमा रहे हैं, अपने घर को सजा रहे हैं। लेकिन जिन जिन घरों से अतुल सुभाष गए, पुनीत खुराना गए, निशांत बरनवाल गए, और जो भी हमारे बच्चे गए, सबकी माएँ रो रही हैं, चित्कार कर रही हैं, बहनें रो रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा कानून है? इस कानून को बदलिए, इस सिस्टम को बदलिए। और सिर्फ महिला आयोग क्यों हो? जब अपने देश में सब कुछ बराबर का है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए, और आगे कोई मौत ना हो, इसको रोका जाए। मेरा नाम राहुल कुमार है, और आज की हमारी ये सारी लड़ाई न्यूट्रल बायस्ड लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में है। मैंने लगभग 5 महीने पहले अपने साले को खो दिया, निशांत बरनवाल, जिनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे बहुत से मौतें हुई हैं जहाँ पे अभी अतुल सुभाष और बाकी भाई बंधु जिन्होंने, पुनीत खुराना जी हैं जिन्होंने सुइसाइड किया। हालांकि निशांत बरनवाल की मौत को भी सुइसाइड का नाम दिया गया उनकी पत्नी द्वारा, लेकिन ये तो एक मर्डर का मामला है, बिल्कुल क्लियर। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पुलिस को बताई भी थी। जैसे कि अगर केस के बारे में देखा जाए तो निशांत बरनवाल, मेरे भाई के बॉडी को किसी ने भी लटका हुआ देखा ही नहीं। पत्नी कहती है उसने खुद ही अकेले उतार लिया बॉडी को। उसके अलावा भैया की डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट से उसने मोबाइल उनका अनलॉक किया, उसमें से वीडियोज़ डिलीट की। उनका सिम कार्ड उसी समय, इससे पहले कि बॉडी बाहर निकाला जाए, सिम कार्ड निकाल के अपने फ़ोन में लगा लिया। उससे व्हाट्सएप भैया का लॉगिन करके भैया के व्हाट्सएप अकाउंट से भी डेटा डिलीट किया। और इस बीच जब एम्बुलेंस को
बुलाया जा रहा था, कैब भी आई, तब तक उसने कोई भी जल्दी नहीं दिखाई। जैसे ही पता चला कि पुलिस आने वाली है, पुलिस के आने से सिर्फ 8 मिनट पहले भैया की डेड बॉडी को घसीट कर ले जाकर सीढ़ियों पे रख दिया। और इसका इतना बड़ा फ़ायदा मिला उस औरत को, निधि गुप्ता को, कि पुलिस जब आई सीढ़ियों पर वहीं से डेड बॉडी उठाकर ले गई। पुलिस ने घर के अंदर जाना भी ज़रूरी नहीं समझा और जो भी घटनास्थल की चीज़ें थी ना तो बरामद की, ना तो फ़ोटोज़ ली, ना वीडियोज़ बनाई और ना ही किसी तरह की कोई जांच की। अब जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ पुलिस से, तो पुलिस का कहना है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ अगर उसने अपने पति के शरीर को नीचे उतार लिया, आखिर उसका पति ही तो था। तो क्या हुआ अगर उसके फ़ोन को अनलॉक करके वीडियो डिलीट किया, आखिर उसका पति ही तो था। तो क्या हुआ अगर उसने उसका सिम निकाल के अपने फ़ोन में लगा लिया, आखिर उसका पति ही तो था। तो क्या हुआ अगर बॉडी को लेकर के उस सीढ़ियों पे ले जाके रख दिया उसने, आखिर उसका पति ही तो था। मेरा सवाल है, अगर उसको वाकई अपने पति को बचाने की जल्दी थी तो सीढ़ियों पे ले जाकर क्यों रखा उसने बॉडी को? उसको सारी सीढ़ियाँ उतार के नीचे ले जाना चाहिए था, ताकि जैसे ही पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस आए इमीडिएटली बिठा के जाए। हम सीसीटीवी फुटेज में साफ देख पा रहे हैं, बॉडी को सीढ़ियों पे ले जाने के बाद 8 मिनट तक तसल्ली से वहाँ खड़े होकर वेट कर रही है वो, क्योंकि उसका काम तो पूरा हो गया था, घर से उसने बॉडी बाहर निकाल दी थी। यही पुलिस जो बोलती है तो क्या हुआ अगर उसने ऐसा किया, आखिर उसका पति ही तो था। यही पुलिस मुझे ये भी बोलती है कि अगर आपके घर से एक आपका भाई नहीं कोई लड़की गई होती तो एफआईआर हम अभी तक लिख चुके होते। ऐसा क्यों है कि अगर लड़की चली जाए तो एफआईआर लिख ली जाती है और अगर कोई भाई चला जाए हमारे बीच से तो एफआईआर लिखने के लिए चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे ही एफआईआर हमने कोर्ट के ऑर्डर के बाद लिया, एसीपी सर के ऑफिस में मैं माताजी के साथ गया और वहाँ पे हमने बताया कि हमें खबर मिली है कि सिर्फ 3-4 दिन के अंदर ये अपना घर खाली कर देगी और घटनास्थल की जांच जो आज तक नहीं की गई है, एफआईआर 40 दिन बाद हुआ था मृत्यु के, आज तक घटनास्थल की जांच नहीं की गई है, वो जांच करने का आखिरी मौका है हमारे पास। पुलिस को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, अदरवाइज़ सब खत्म हो जाएगा। एसीपी सर ने हमारे सामने आईओ को फ़ोन किया, सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन, नोएडा पुलिस स्टेशन का केस है ये, वहाँ पे आईओ को बोला कि आज 2 बजे से पहले घटनास्थल की जांच हो जानी चाहिए। बावजूद उसके 2 बजे तक पुलिस तो नहीं पहुंची, 3 बजे उसी दिन नीचे ट्रक लग गया और सामान खाली होने लगा। जैसे ही मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया कि वो घर खाली हो रहा है, मैंने सबसे पहले ACP 1 को फ़ोन किया, उनको बताया, उन्होंने कहा कि मैं बिज़ी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप किया, इमीडिएटली मैंने आईओ को फ़ोन किया, उन्होंने कहा राहुल जी आप बिना बात परेशान हो रहे हैं, निधि से मेरी बात हो गई है, वो कहीं नहीं जा रही है नोएडा छोड़कर। मैंने बोला सर मजाक कर रहे हैं, ट्रक नीचे लगा है, सामान उतर रहा है और आप बोल रहे हैं कहीं नहीं जा रही है। मौके पर पुलिस गई, CCTV फुटेज है हमारे पास, उस दिन मौके पे पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस के सामने ही सारा घर खाली कराया गया, सामान खाली करके सारे सबूत तहस नहस और मिटा करके वो लड़की वहाँ से चली गई। आत्महत्या के मामलों में तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से हमें निराशा मिल रही है। अब हत्या के मामले में निशांत बर्नवाल जिनकी हत्या उनकी बीवी ने कर दी, पुलिस एक तरफा व्यवहार कर रही है, सारी उसके स्टेटमेंट वाइफ को सपोर्ट करने वाले हैं। कहाँ से ये सारी चीज़ें सही हैं? जांच के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वो निशांत भैया का फ़ोन मांग रहे हैं, जबकि जांच के बहुत सारे पहलू हैं। जांच के लिए वो निधि गुप्ता का फ़ोन ले सकते हैं, जांच के लिए वो CDR चेक कर सकते हैं, भैया का लैपटॉप जिसमें से सारा डेटा डिलीट कर दिया गया था उस लैपटॉप को लेकर उसकी जाँच की जा सकती है। पुलिस मुझसे यहाँ तक पूछती है कि आपको क्यों लगता है कि CDR चेक करना चाहिए, आपको क्यों लगता है कि निधि का फ़ोन चेक करना चाहिए। मैंने हर चीज़ का उनको बिल्कुल लिखित में भी मैंने उनको इसका स्टेटमेंट दिया है, बावजूद उसके पुलिस कोई जांच करना ही नहीं चाहती है। और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे खुद कहा है तुम निशांत का फ़ोन तो दो, केस हम FR बना के बंद करेंगे। और आज की डेट में जब हमने फ़ोन निशांत भैया का नहीं दिया, उसके बाद भी पुलिस ना तो घटनास्थल पर कभी गई नहीं, कोई जाँच तो की नहीं। आगे जो अगर अपने गलतियों को कवर करने के लिए पुलिस बाकी जांच करके केस में अपनी इंटरेस्ट दिखा सकती थी, वो भी नहीं किया और अब केस बंद करने की पूरी तैयारी चल रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पुरुषों के लिए बना है। ये लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ फीमेल्स को सपोर्ट कर रहा है और जो करप्शन है वो सिर्फ पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं, कोर्ट में भी घुसा हुआ है। ऐसा हमने कई बार देखा और सुना है, सबने समझा है। एंटी करप्शन बॉडी के बारे में जो भाई ने बात की बहुत अच्छी, मुझे तो लगता है एंटी करप्शन बॉडी खुद करप्ट है, अब उसकी जाँच कौन करे। मेरी प्रशासन से मांग है कि निशांत बरनवाल के केस में
ये केस पुलिस से लेकर के सीआईडी और सीबीआई को दी जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो पाए। और मुझे पूरा भरोसा है अगर ये जांच निष्पक्ष हो गई तो सच सामने आ जाएगा, निधि सलाखों के पीछे होगी। पिछले 20 सालों से हम लोग इस मुहिम को आगे लेके आए हुए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर बहुत से इस तरह के कानून बना दिए गए हैं, जो बनाए तो ये कहकर गए थे कि महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा उनका बहुत ही बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग इस हद तक पहुंच चुका है कि परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बहुत से पुरुष हम देख रहे हैं कि जिनके ऊपर झूठे केस कर दिए जाते हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारे देश में हर मुद्दे पे चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट में उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा जहां पर हम देख रहे हैं कि 1,18,000 पुरुष हर साल भारत में आत्महत्याएं कर रहे हैं। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इस स्तर पे आत्महत्याएं हो रही हों। इन आत्महत्याओं की जो सबसे बड़ी वजह है वो है घरेलू वाद विवाद, वो है डोमेस्टिक इश्यूज़। और आप देखिए डोमेस्टिक इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने भी कानून हैं जो मैरिज रिलेटेड कानून है, मैट्रिमोनियल रिलेटेड कानून है, ये सारे कानून जेंडर बायस्ड कानून हैं। बहुत समय से हम लोग इस चीज़ की गुहार कर रहे हैं कि ये समय आ गया है जब कानूनों को जेंडर न्यूट्रल किया जाए। हम दूसरे देशों की बात करते हैं और हम कहते हैं कि दूसरे देशों में इक्वालिटी है। सही मायने में इक्वालिटी तभी आएगी जब कानून जो है वो संरक्षण दें, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी सिटीज़न हो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, एंड एवरी पर्सन शुड गेट इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन जब हम एक्चुअली देखते हैं किताबों को खोल के, जब हम देखते हैं, जब हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं, जब हम थानों में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है। एक पुरुष के ऊपर एक स्टेटमेंट के बिना पर उसको खदेड़ के थाने ले जाया जाता है, उसके माँ बाप को बुलाया जाता है, वहाँ पर उनके साथ ऐसी बर्बरता पूर्वक उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि जैसे वो कोई टेररिस्ट हों। और ये नहीं जांच की जाती कि सच्चाई क्या है, कि सच है या झूठ है। उनके और उनके परिवार के ऊपर दहेज प्रताड़ना के केसेस, घरेलू हिंसा के केसेस, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि सेक्सुअल हैरासमेंट के, रेप के, पॉक्सो के फॉल्स केसेस, ऐसे केसेस कर दिए जाते हैं। उसके बाद बहुत से केसेस में मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हम मान के चलते हैं कि जहाँ पर एक विवाद एक पुरुष और महिला के बीच में है, वहाँ पर पुरुष हमेशा गलत ही होता है, हम ये मान के चलते हैं। और इसी के चलते जब हम देख रहे हैं कि पुरुषों की कोई आवाज़ नहीं उठा रहा पार्लियामेंट में या किसी भी स्तर पे उनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो पुरुषों को लगता है कि इस यहाँ पर मतलब दे गिव अप ऑन देयर लाइफ। हम देख रहे हैं कि ये जो आत्महत्याएं हैं इन वजहों से वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अभी रिसेंटली ही पिछले 5-6 महीनों में ही हमने बहुत सी ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे पुरुषों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। उनके परिवार हमारे साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कोई सुनवाई नहीं है। आज भी कोई इस मुद्दे को उस सेंसिटिविटी से, उस सीरियसनेस से देखता ही नहीं है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, कुछ दिन पहले भी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, चले जाते हैं। कोई अथॉरिटी, कोई सीनियर अथॉरिटी, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई इस चीज़ को आगे ले जाने को तैयार ही नहीं है। मतलब इतना दबाव है फेमिनिस्ट लॉबी का कि पार्लियामेंट में हम कभी कभी जाके मिले हैं काफ़ी सारे लॉ मेकर से, वो कहते हैं कि हम अगर ये आवाज़ उठाना भी चाहें तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इतनी जो फेमिनिस्ट लॉबी है वो इतनी स्ट्रांगली इस चीज़ को अटैक करती है, जबकि हम जो भी बात कर रहे हैं वो हम कोई पुरुषों के लिए कोई अलग से कानून नहीं मांग रहे हैं, हम कोई एंटी वुमेन बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कानून बराबर हो। हम कह रहे हैं कि जहाँ पर महिला और पुरुष लिखा गया कानूनों में, वहाँ पे पर्सन लिखा जाए, जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ लिखा गया है वहाँ पे स्पाउस लिखा जाए, और जो कानून का दुरुपयोग करता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसमें क्या एंटी वुमेन है, आप मुझे बताइए। हमेशा जब भी बात उठती है, हम लोग कोई भी बात उठाते कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आप एंटी वुमेन तो नहीं हैं, मिसोजिनिस्ट तो नहीं हैं। इस तरह के लेबल लगा दिए जाते हैं। इस तरह के लेबल इसीलिए लगा दिए जाते हैं कि हम लोग अपनी आवाज़ दबा दिया जाए, हमारी आवाज़ को, हम अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठा ना पाएँ। तो इसलिए जैसे ही हम कुछ ऐसा बोलना शुरू करते हैं इक्वालिटी के बारे में, ये मिसोजिनिस्ट है, ये एंटी वुमेन है, कि मीडिया इसको कवर ना करे, लोग इसको सीरियसली ना लें। इसमें कुछ भी एंटी वुमन नहीं है, इसमें कुछ भी मिसोजिनी नहीं है। हमारे साथ महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, माताएं बहनें हमारे साथ खड़ी होती हैं।
अगर ऐसा कुछ एंटी वुमेन हो, मिसोजिनिस्ट हो, तो क्यों ये हमारे साथ खड़े हों? यहाँ पर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि गलत जब होता है, गलत आदमी के साथ भी हो सकता है, गलत औरत के साथ भी हो सकता है। विक्टिम एक पुरुष भी हो सकता है, विक्टिम एक महिला भी हो सकती है। जब एक महिला विक्टिम होती है तो पूरा समाज खड़ा होता है, तो हमारे कानून खड़े होते हैं, तो हमारी पुलिस खड़ी होती है, तो हमारी मीडिया खड़ी होती है। वहीं जब एक विक्टिम, जब आत्महत्या हो गई है या मर्डर हो गया है एक पति का पत्नी द्वारा, तो कहाँ चला जाता है समाज, तो कहाँ चली जाती है मीडिया, तो कहाँ चला जाता है प्रशासन, तो कहाँ चली जाती है पुलिस, तो कहाँ चले जाते हैं कोर्ट्स। सो आदमी और औरत में अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जब आदमी विक्टिम है उसको भी उतनी ही सेंसिटिविटी से, उतनी ही सीरियसनेस से अगर हम उस केस को आगे लेके जाएंगे, समाज, मीडिया उसी तरीके से उसको एड्रेस करेगा जिस तरीके से, जिस सीरियसनेस से एक महिला का केस को एड्रेस किया जाता है। इक्वालिटी हमारे देश में तभी आएगी, नहीं तो हमारे देश में ये सब बातें होती रहेंगी इक्वालिटी की, लेकिन आज से 50 साल बाद भी इक्वालिटी नहीं आएगी।